स्टूडेंट्स, हम लोग साख नियंत्रण की विधियों का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हम मात्रात्मक साख नियंत्रण को पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद विधि अनुपात में परिवर्तन तथा तरल कोषानुपात में परिवर्तन का अध्ययन किया। अब हम लोग करेंगे गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण। गुणात्मक साख नियंत्रण वह साख नियंत्रण है जो कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए दी जाने वाली तथा विशेष बैंकों द्वारा दी गई साख को नियमित करता है। इसे चयनात्मक साख नियंत्रण भी कहा जाता है। इसका प्रभाव साख की कुल मात्रा पर नहीं पड़ता है। इसका उद्देश्य साख के विभिन्न उद्देश्यों को नियंत्रित करना है। गुणात्मक साख नियंत्रण के मुख्य उपाय इस प्रकार हैं। सबसे पहला हम लेते हैं ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। यह साख के नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसका प्रभाव भी सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। इस उपाय के द्वारा कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए दी जाने वाली साख का नियंत्रण किया जाता है। प्रत्येक बैंक अपने ग्राहकों को उपयुक्त जमानत के आधार पर ऋण प्रदान करता है। सामान्यतः वे जमानत के रूप में रखे गए माल की वर्तमान कीमत से कुछ कम की रकम का ऋण देते हैं। जितनी कम रकम का ऋण देते हैं उसे सीमांत आवश्यकता कहते हैं। मान लीजिए कोई ग्राहक बैंक से जिन वस्तुओं की जमानत पर ऋण लेना चाहता है उसका वर्तमान मूल्य 1000 रुपये है। बैंक ग्राहक को 800 रुपये का ऋण देता है तो जमानत के मूल्य में तथा ऋण के अंतर अर्थात 200 रुपये को सीमांत आवश्यकता कहा जाएगा। केंद्रीय बैंक सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन करने का आदेश देकर साख नियंत्रण करता है। प्रोफेसर रीटर के अनुसार सीमांत आवश्यकता बैंक द्वारा किसी वस्तु की जमानत पर दिए गए ऋण तथा जमानत के वर्तमान मूल्य का अंतर है। सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन की नीति। देश का केंद्रीय बैंक विशेष उद्देश्य से नियंत्रण करने के लिए बैंकों को विभिन्न वस्तुओं की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन करने का आदेश देने की नीति अपनाता है। साख का संकुचन। जब किसी विशेष वस्तु के लिए साख का संकुचन करना होता है तो केंद्रीय बैंक उसकी सीमांत आवश्यकता को बढ़ा देते हैं। इसके फलस्वरूप बैंक उस वस्तु की जमानत पर पहले की तुलना में कम मात्रा में ऋण देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए गेहूं के लिए दी जाने वाली साख की सीमांत आवश्यकता 10% है। व्यापारी वर्ग गेहूं के अधिक भंडार रख रहे हैं, इस कारण गेहूं की कीमतें बढ़ रही हैं, तो केंद्रीय बैंक गेहूं के लिए दी जाने वाली साख का संकुचन करना चाहेगा। वह गेहूं के लिए दी जाने वाली साख की सीमांत आवश्यकता को बढ़ाकर 30% कर देगा। अब व्यापारी को 100 रुपये के मूल्य के गेहूं की जमानत पर 70 रुपये की साख ही मिलेगी, जबकि पहले 90 की मिल रही थी। इस प्रकार साख का संकुचन होगा। इसी प्रकार यदि साख का विस्तार करना हो तो जब किसी विशेष वस्तु के लिए साख का विस्तार करना होता है तो केंद्रीय बैंक उसकी सीमांत आवश्यकता को कम कर देता है। सीमांत आवश्यकता में कमी होने के कारण उस वस्तु के लिए पहले से अधिक साख दी जाने लगेगी। संक्षिप्त में हम यह कह सकते हैं, सीमांत आवश्यकता में वृद्धि होने से साख का संकुचन तथा कमी होने से साख का विस्तार होता है। अब हम लेते हैं दूसरा उपाय, उपभोक्ता साख पर नियंत्रण। इस उपाय का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में किया गया था। इसके अंतर्गत टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को दी जाने वाली साख का नियंत्रण किया जाता है। कई देशों में टिकाऊ वस्तुएं उपभोक्ता को उधार या किराया खरीद प्रणाली के आधार पर बेची जाती है। इनका भुगतान किस्तों में किया जाता है। तेजी के दिनों में उपभोक्ता साख का संकुचन किया जाता है तथा मंदी के दिनों में इनका विस्तार किया जाता है। उपभोक्ता साख के नियंत्रण के दो रूप होते हैं। पहला, उपभोक्ता साख की कुल मात्रा का निर्धारण। दूसरा, किस्तों की संख्या का निर्धारण।
साख का संकुचन करने के लिए किसी उपभोक्ता वस्तु के लिए दी जाने वाली कुल मात्रा को कम कर दिया जाता है तथा भुगतान की किस्तों की संख्या को कम कर दिया जाता है। इसके विपरीत यदि साख का विस्तार करना है तो साख की कुल मात्रा तथा भुगतान की किस्तों को बढ़ा दिया जाता है। अब हम तीसरा बिंदु लेते हैं, साख की राशनिंग। किसी देश का केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता होता है, इसलिए यदि वह आवश्यक समझे तो साख पर नियंत्रण करने के लिए साख की राशनिंग कर सकता है। केंद्रीय बैंक साख की राशनिंग 4 प्रकार से करता है। पहला, किसी विशेष बैंक को रुपया उधार देने से इनकार कर देता है। दूसरा, केंद्रीय बैंक विभिन्न बैंकों को दिए जाने वाले ऋण में कमी कर सकता है। तीसरा, केंद्रीय बैंक विभिन्न बैंकों को दी जाने वाली साख का कोटा निश्चित कर सकता है। चौथा, केंद्रीय बैंक उद्योगों और व्यवसायों को दी जाने वाली साख की सीमा निश्चित कर सकता है। इस प्रकार राशनिंग द्वारा साख का नियंत्रण कर सकता है। इसके फलस्वरूप बैंकों को सावधानी से ऋण देना पड़ता है और साख का संकुचन हो जाता है। साख नियंत्रण साधन के रूप में साख की राशनिंग अपेक्षाकृत काफ़ी पुराना उपाय है, किंतु इसको महत्वपूर्ण उपाय के रूप में वर्तमान में ही अपनाया गया है। फिर है नैतिक प्रभाव। कभी कभी केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों पर नैतिक प्रभाव डालकर भी साख नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। केंद्रीय बैंकों का लगभग सभी बैंकों पर प्रभाव होता है, इसलिए वे केंद्रीय बैंकों की सलाह अधिकतर मान लेते हैं। जैसे यदि केंद्रीय बैंक चाहता है कि सट्टे के लिए दूसरे बैंक ऋण उधार ना दें तो वह उन्हें ऐसा करने की सलाह दे सकता है। इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं होता। नैतिक प्रभाव जैसी नीति की सफलता मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, केंद्रीय बैंक का मुद्रा बाजार पर पूरा अधिकार होना चाहिए। दूसरा, उसे सलाह देने के संबंध में पर्याप्त अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और तीसरा, केंद्रीय बैंक तथा अन्य बैंकों के बीच में सहयोग और सद्भावना होनी चाहिए। यदि ये 3 बातें हैं तो नैतिक प्रभाव कारगर साबित होते हैं। फिर है अगला बिंदु, प्रचार। साख नियंत्रण के लिए प्रचार, इस नीति का भी प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय बैंक बड़े पैमाने पर साख नीति का प्रचार करता है, जिससे जनता और दूसरे बैंक साख के नियंत्रण के तरीकों को अपनाते हैं। इसी प्रकार प्रत्यक्ष कार्यवाही, केंद्रीय बैंक को कभी कभी मजबूर होकर दूसरे बैंकों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्यवाही करनी पड़ती है। इस नीति के अंतर्गत केंद्रीय बैंक उन बैंकों को ऋण नहीं देता जो उसकी नीति के अनुसार नहीं चलते हैं। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के कार्यों पर बहुत ही कड़े प्रतिबंध लगा देता है। उससे दूसरे बैंकों को मजबूर होकर केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार कार्य करना पड़ता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही में निम्नलिखित उपायों को शामिल किया जाता है, जैसे बैंकों को पुनर्बट्टे की सुविधा न देना, ऋण देने से मना करना, बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाना इत्यादि। प्रत्यक्ष कार्यवाही की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि केंद्रीय बैंक का व्यापारी बैंकों पर कितना प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार स्टूडेंट्स, हमने साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि में उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं की राशि में अंतर, साख की राशनिंग, नैतिक प्रभाव, प्रचार, प्रत्यक्ष कार्यवाही इत्यादि का अध्ययन किया। यानी कि साख नियंत्रण की जो विधियां हैं उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का उपयोग किया जा सकता है।